देखिए आज मोटर व्हीकल एक्ट शुरू करेंगे, मोटर यान अधिनियम 1988। सबसे पहले इसका अधिनियम क्रमांक याद रखेंगे, 59 है इसका अधिनियम क्रमांक। इसकी उद्देशिका कहती है कि मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। मोटर यानों से संबंधित जो विधि है उसको समेकन यानी समायोजन और उसका संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें देखिए अध्याय 1 देखेंगे सबसे पहले। अध्याय 1 जो है इसका प्रारंभिक है। सेक्शन जो पहला है उसमें संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ दिया गया है। नाम और विस्तार पहले सेक्शन में इसका नाम और विस्तार दिया गया है। पहला इसका क्लॉज कहता है कि इस अधिनियम का जो विस्तार है, सबसे पहले इसका नाम लिखा है कि पहले क्लॉज में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान अधिनियम 1988 है, जो ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा क्लॉज कहता है कि इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर। इस अधिनियम का नाम ऊपर लिखिए। इसका जो विस्तार है कहाँ है? इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। तीसरा कहता है इसके प्रवर्तन की तिथि, ये कब प्रवर्त होगा? तो तीसरा कहता है ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें हो सकती हैं। ठीक है, इसकी प्रवर्तन की तारीख है 1 जुलाई 1989। 1 जुलाई 1989 इसकी प्रवर्तन की तिथि 1 जुलाई 1989 है, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें हो सकती हैं। उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जो भी केंद्र सरकार तारीख विनिर्दिष्ट करे उस तारीख को ये प्रवर्त होगा, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें हो सकती हैं। ये इसके प्रवर्तन की तिथि 1 जुलाई 1989। इसके बाद इसमें जो है परिभाषाएं दी गई सेक्शन 2 में। सेक्शन जो 2 है परिभाषा से संबंधित है। सेक्शन 2 में जो है इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए सबसे पहले रूपांतरित यान की परिभाषा दी गई है। पहला नंबर में रूपांतरित यान। रूपांतरित यान क्या होते हैं? जो मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं ना, उनके बारे में कह रहा है। देखिए ये कहता है रूपांतरित यान से कोई मोटर यान अभिप्रेत है जिससे या तो विनिर्दिष्ट है डिजाइन और विनिर्मित किया गया है, या जिसमें किसी शारीरिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 की उपधारा 2 के अधीन परिवर्तन किए गए हैं, और उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये रूपांतरित यान का बस इतना सा अर्थ ये कहता है कि रूपांतरित यान ऐसे मोटर यान होते हैं जो विनिर्दिष्ट डिजाइन किए जाते हैं, जिनको कुल मिला के एक स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है, बस इतना याद रखें। या फिर कोई विकलांग वगैरह व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो मॉडिफिकेशन करके जो गाड़ियां बनाई जाती हैं धारा 52 की उपधारा 2 के अधीन, वो भी इसमें आते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए, विकलांग जो गाड़ियों में मॉडिफिकेशन वगैरह किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, रूपांतरित यान के अंतर्गत आते हैं, और जो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं जो उसमें इस तरीके से मॉडिफिकेशन कराते हैं। तो रूपांतरित यान का अर्थ एक तरीके से ये है मॉडिफिकेशन जो गाड़ियों में किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीजें जो गाड़ी में की जाती हैं किसी व्यक्ति द्वारा कराई जाती हैं, या फिर विकलांग शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो परिवर्तन गाड़ियों में किए जाते हैं, उनको रूपांतरित यान की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए दूसरा जो इसका है, इसमें पहला 1A और जुड़ा है। 1A जो है इसका समूहक की परिभाषा कहता है। समूहक समूहक का क्या अर्थ है? इसमें लिखा है समूहक से कोई डिजिटल मध्यवर्ती या किसी
यात्री के लिए, परिवहन के लिए, प्रयोजन के लिए, चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार स्थान अभिप्रेत है। तो ये समूह का मतलब कोई एरिया वगैरह है, डिजिटल एरिया, इसमें लिखा है डिजिटल मध्यवर्ती, बस इतना याद रखें हम, डिजिटल डिजिटल मध्यवर्ती। कौन सा डिजिटल मध्यवर्ती? या किसी यात्री के लिए डिजिटल मध्यवर्ती आता है, या किसी यात्री के लिए, परिवहन के लिए, परिवहन के प्रयोजन के लिए, परिवहन के प्रयोजन के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। इसमें लिखा समूह से कोई डिजिटल मध्यवर्ती या किसी यात्री के लिए, परिवहन के लिए, प्रयोजन के लिए, चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार या स्थान अभिप्रेत है। कोई बाजार या स्थान, दोनों चीजें आती हैं। कोई डिजिटल मध्यवर्ती आता है इसमें जो परिवहन के प्रयोजन के लिए, परिवहन के प्रयोजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें बाजार या स्थान सम्मिलित है। तो ये समूह के अंतर्गत आता है, शामिल होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देखते हैं ना, डिजिटल रूप से कंप्यूटर के माध्यम से आजकल क्या हो जाते हैं, आपके रिजर्वेशन वगैरह हो जाते हैं, उसी टाइप का ये होता है। या आपके लिए परिवहन के प्रयोजन के लिए क्या हो रहा है, पूंजी। ओला ओला वगैरह नहीं चलती सर? उबर ओला उबर। हाँ हाँ, वही आता है, वो भी आते हैं इसमें। हाँ, वो भी सब आते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके उपलब्ध कराई जाती है, बुकिंग करी जाती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जो आपको एक परिवहन के साधन वगैरह उपलब्ध कराते हैं, और जो आपके डिजिटल रूप से आप टिकट वगैरह बुक कराते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखिए बी, दूसरा बी कहता है, इसमें लिखा है क्षेत्र की परिभाषा दी गई, क्षेत्र की, ये कोई खास नहीं है। क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, ये कहता है इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखती हुए अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये कोई खास नहीं कह रहा, राज्य सरकार इसमें बस कोई ऐसा विनिर्दिष्ट है तो राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो। तो क्षेत्र में के संबंध में लिखा है ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को, उस उपबंध की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई क्षेत्र घोषित करे। तो ये क्षेत्र की कोई खास परिभाषा नहीं है। अब देखिए दूसरा है संलग्न यान, दो में दी है संलग्न यान। ये यान से जुड़े हुए चीजें हैं। इसमें कहता है, देखिए क्या कहता है, संलग्न यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्ध ट्रेलर संलग्न है। अर्ध ट्रेलर, जो यानों के साथ जोड़े जाते हैं, अर्ध ट्रेलर वगैरह होते हैं। खासकर आपने सबसे अच्छा उदाहरण वो ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते हैं उनके साथ जोड़े जाते हैं, जो सामान ढोने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ट्रेलर अर्ध ट्रेलर के रूप, अर्ध ट्रेलर संलग्न यान की परिभाषा में आते हैं, जो यानों के साथ जोड़े जाते हैं, उनके साथ खींचे जाते हैं। खींचे जाने वाले, मान लीजिए कोई भी खींचे जाने वाले साधन जो यानों के साथ खींचे जाते हैं, जिसमें सामान वगैरह लादा जाता है, वो संलग्न यान की परिभाषा में आते हैं, जो यानों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो संलग्न यान की परिभाषा क्या है, ऐसा कोई भी ट्रेलर वगैरह इसमें संलग्न, बस इतना याद रखना है आपको कि अर्ध ट्रेलर संलग्न है। आपको याद रखना है इसमें कि संलग्न यान में अर्ध ट्रेलर संलग्न है। तीसरा कहता है धुरी भार, तीसरा कहता है धुरी भार। धुरी मतलब होता है, धुरी तो आप जानते होंगे, मध्य जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है उसे धुरी बोलते हैं। जहां से कोई चीज घूमती है उसको धुरी बोलते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको धुरी बोलते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि धुरी भार क्या होता है। इसमें लिखा है किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर वह यान टिका हुआ है संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है धुरी भार से, जैसे कि मान लीजिए जो पहिए होते हैं इसमें ये एक बीच में जहां से कसे हुए होते हैं, इस तरीके से 3 या 4 पहिए जो भी लगे होते हैं,
ये भूतल पे जैसे कसे होते हैं, जितने भी पहिए हों, उनसे जो पूरा वेट जो पड़ता है वो उसका धुरी भार कहलाता है। यहाँ से पूरा जो गाड़ी का जो वेट पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसका धुरी भार कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं कुल भार, धुरी भार मतलब इस तरीके से आप मान लीजिए कि वाहन का कुल भार जो उसका नापा जाता है, जो उसमें वजन है, इसमें लिखा है कुल किसी यान से धुरी के संबंध में धुरी भार से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर वह यान टिका हुआ संप्रेषित कुल भार। तो धुरी भार का मतलब समझ लीजिए भार, वाहन का कुल भार का कुल भार। बस इतना याद रखिए कि वाहन का कुल भार जो पूरा होता है वो धुरी भार के अंतर्गत आता है। और नापा कैसे जाता है, धुरी से, जहां से पहिए जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से जुड़े हो, धुरी से जुड़े रहते हैं, तो उससे जो जमीन पे खड़े रहते हैं उसका जो भी पूरा वेट आता है वो धुरी भार कहलाता है। ठीक है, वाहन का कुल भार क्या होता है, धुरी भार कहलाता है। चौथा देखिए इसका कहता है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। ये भी कोई खास नहीं है क्या, चौथा है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इसके लिखा है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है कि मोटरयान को अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया। तो बस आप इतना याद रखें, अध्याय 4 के अधीन, अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान है ना, अध्याय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिए गए। अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान, बस इतना। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है, अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र। अध्याय 4 याद रखें, अध्याय 4 के अधीन समुचित प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र। अध्याय 4 के अधीन, ये याद रखना है बस आपको, अध्याय 4 के अधीन समुचित रूप से रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है, अध्याय 4 के अधीन समुचित रूप से रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत किया जाता है अध्याय 4 के अधीन। अध्याय उसके बाद है 4A समुदाय सेवा। अध्याय 4A में है समुदाय सेवा। एक बार पढ़ना है, थोड़ी सी परिभाषा। ये कहता है समुदाय सेवा से कोई असंगत कार्य अभिप्रेत है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड के रूप में किया जाना अपेक्षित है। असंदाय कार्य, एक मिनट, असंगत कार्य, असंगत कार्य का मतलब है बगैर किसी पैसे के, बगैर बगैर धन के या बगैर पैसे के, बगैर धन के। असंगत कार्य का मतलब है बगैर धन के, बगैर उसको पैसे देके जुर्माने के रूप में जब उससे काम लिया जाता है वाहन के रूप में, उसके वाहन पर कोई जुर्माना लगा है और उसके वाहन उसको पैसा ना दे करके क्या कराया जा रहा है, उसके वाहन का इस्तेमाल कराया जा रहा है। किस लिए, क्योंकि उसको जुर्माने के रूप में वो सजा गली है, तो ऐसे कार्य को समुदाय सेवा के रूप में माना जाएगा। इसमें लिखा है समुदाय सेवा से कोई असंगत कार्य अभिप्रेत है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड के रूप में किया जाना अपेक्षित है। तो ये कैसा कार्य है, दंड के रूप में मतलब दंड के रूप में ये सजा मिली है कि आप मान लीजिए कोई इस अधिनियम के तहत उसने कोई अपराध किया, वाहन से संबंधित अधिनियम है, और मान लीजिए कोई अपराध किया है तो उसको ये सजा दे दी गई है, मान लीजिए जुर्माने के रूप में ये दे दिया गया कि आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, आप 4 दिन तक या 10 दिन तक हमें सेवाएं देंगे अपनी गाड़ी की, है ना, उसके लिए आपको कोई संदाय नहीं किया जाएगा, कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी सेवा को क्या बोलेंगे, ऐसी सेवा को बोलेंगे समुदाय सेवा। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, सजा है, एक तरीके से ये दंड है। इसमें कोई आपको शुल्क नहीं दिया जाएगा, हालांकि जो भी आपकी गाड़ी है उसकी सेवा सरकार लेगी या जो भी जिस भी तरीके से हो तो आप ली जाएगी, बस उसके लिए आपको शुल्क नहीं दिया जाएगा। ये दंड रूप में होगा, ये कैसा होगा, दंडात्मक रूप में लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो ये दंडात्मक रूप में है। एक असंगत से कार्य का अर्थ है बगैर धन के कार्य कराना आपसे। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है मंजिली गाड़ी।
मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर का अर्थ लिखा है कि कंडक्टर का क्या अर्थ है। मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर, मंजिली गाड़ी क्या होती है पहले तो ये देखिए। मंजिली गाड़ी का मतलब होता है आपको जो जो मंजिल है, जो स्थान है, वहां तक पहुंचाने वाली गाड़ी। आपको ए स्थान से बी स्थान जाना है तो बी स्थान आपकी मंजिल हो गई। तो जो आपको मंजिल तक पहुंचा है, जैसे बस वगैरह जो होती है वो, ये क्या है, ये सब मंजिली गाड़ी कहलाती है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मंजिली गाड़ी का मतलब वो डबल टेकर बस का मतलब नहीं है। यहाँ डबल टेकर बस नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी। यहाँ मंजिली गाड़ी का अर्थ डबल टेकर बस नहीं कह रहा है, ठीक है। मंजिली गाड़ी का अर्थ यहाँ कह रहा है कि जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, जहां आप जाना चाहते हैं, ऐसी गाड़ी को क्या कहते हैं, मंजिली गाड़ी कहते हैं। और ये कह रहा है भाई उसका कंडक्टर का क्या अर्थ है। उसमें लिखा मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संग्रहित करने, उनका मंजिली गाड़ी में प्रवेश कराना या उसमें से बाहर जाना विनिमित करने और ऐसे अन्य कृत्यों में लगा हुआ है जो विहित किए जाए। तो ये कह रहा है भाई मंजिली गाड़ी में कंडक्टर कौन होता है। कंडक्टर वो होता है जो 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 पैसेंजर को चढ़वाता है गाड़ी में, उनको उतरवाता है, और जो टिकट वगैरह कलेक्शन करता है या जो विहित कार्य किए जाए वो सारे काम करता है, वो कौन कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। जो पैसेंजर को गाड़ी में चढ़ाता है, उतारता है, इसके अलावा जो टिकट वगैरह बनाता है वो भी सब, और जो भी कार्य विहित किए जाए वो काम करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कंडक्टर कहलाता है। कुल मिला के पैसेंजरों को गाड़ी से चढ़ाने वाला, उतारने वाला, है ना, और जो किराया वगैरह है उसको संग्रहित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। अब इसके बाद है छठवां कंडक्टर अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति क्या होती है, ये देखिए। ये कह रहा है कि भाई कंडक्टर अनुज्ञप्ति क्या होती है। इसमें इसमें आपको केवल अध्याय 3 याद रखना है। ये कहता है कंडक्टर अनुज्ञप्ति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है। तो बस आपको याद रखना है कि अध्याय 3 के अधीन दी गई, ये याद रखना है बस। अध्याय 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति कंडक्टर अनुज्ञप्ति कहलाती है, ऐसे व्यक्ति को जो कंडक्टर का कार्य करता है। तो आपके लिए बस इतना याद रखना है कि अध्याय 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अध्याय 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति कंडक्टर अनुज्ञप्ति कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अध्याय 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति क्या कहलाती है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति कहलाती है। एक मिनट, ठीक। उसके बाद देखिए ठेका गाड़ी, 7वें में जो है आपकी ठेका गाड़ी दे रखा है कि ठेका गाड़ी क्या होती है। ठेका गाड़ी, ये कहता है ठेका गाड़ी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के संबंध में किसी परमिट के धारक का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे संपूर्ण यान के उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के अधीन जिसमें वर्णित यात्रियों को किसी नियत या तय हुई दर पर धनराशि पर, पहला है इसमें समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या स्थान के अन्य एक स्थान से अन्य स्थान तक वाहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुकता नहीं है। और इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी इस बात के होते हुए भी कि इसमें यात्रियों से अलग अलग किराए प्रभावित किए जाते हैं। तो कुल मिला के ठेका गाड़ी क्या है, ठेका गाड़ी ये कह रहा है कि ठेका गाड़ी ऐसे मोटरयान अभिप्रेत हैं जो भाड़े पर लिए जाते हैं, पारिश्रमिक पर लिए जाते हैं, भाड़े या पारिश्रमिक किसी भी प्रकार से लिए जाते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो भाड़े पे लिए जाते हैं या जो पारिश्रमिक पे लिए जाते हैं, संविदा के अधीन एक तरीके से संविदा होती है,
एक तरीके से संपदा होती है जो भाड़े पे गाड़ी ली जाती है, जो किराए से गाड़ी ली जाती है। आपने पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किराए से गाड़ी लिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए लिया है गाड़ी को, तो ऐसी गाड़ी क्या कहलाती है? ठेका गाड़ी कहलाती है। और इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई वो रुकता नहीं, मतलब जो जिन व्यक्तियों से संपदा हुई है उनके अलावा बीच में सवारी नहीं भरेगा वो। ठेका गाड़ी कैसी गाड़ी है? जो केवल आपने जैसे उठा ठेके पे लिया है, जैसे अब पर्टिकुलर आप गाड़ी लेते हैं कभी किराए से कराते हैं, वो भी इसमें आती हैं। इसके अलावा आजकल जो सरकार मध्य प्रदेश में जो कर लिया है ना ठेका गाड़ियों से प्राइवेट का, वो भी इसमें शामिल होता है। तो ठेका गाड़ियां क्या है? ठेका गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो आप भाड़े पर लेते हो या पारिश्रमिक के रूप में लेते हो। इसमें ये भी लिखा है कि जरूरी नहीं कि वो एक ही, इसमें एक ही किराया हो, सबसे अलग अलग हिसाब से अलग अलग किराया भी ले सकता है। इसमें लिखा है समय के आधार पर, आप समय के आधार पर भी हो सकती है भाड़े गाड़ी, मतलब घंटों के हिसाब से भी ली जाती है। आप जानते हो घंटों के हिसाब से भी ली जाती है और स्थान के हिसाब से भी ली जाती है। दोनों तरीके से ठेका गाड़ी होती है। समय से भी चलता है कि इतने घंटे के हिसाब से लेंगे पैसा, या इस तरीके से भी चलता है कि वहां पे हमको जाना है, इस तरीके से भी बुकिंग। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से बुकिंग हो सकती है। बस इसमें इतना याद रखना कि भाड़े पर या पारिश्रमिक रूप से जो गाड़ियां दी जाती हैं किराए से, वो ठेका गाड़ी कहलाती हैं। और जो व्यक्तियों से संपदा होती है, केवल उन्हीं को बिठाता है, बीच बीच में रोक के सवारी नहीं भरता है। तो ठेका गाड़ी क्या है? इस तरीके के वाहन। इसमें बड़ी टैक्सी भी शामिल होती है। इसमें लिखा मोटर टैक्सी इस बात के होते हुए भी किसके कि इससे यात्रियों से अलग अलग किराया प्रभावित किए जाते हैं। तो इसमें बड़ी टैक्सी भी शामिल है और मोटर टैक्सी भी शामिल है, भले ही अलग अलग लोगों से अलग अलग किराया तय किया गया हो। तो इस ठेका गाड़ी की परिभाषा में आते हैं। अब है इसका व्यवहारी डीलर की परिभाषा दी गई है 8वां। व्यवहारी मतलब डीलर, व्यवहारी। व्यवहारी कौन होता है? ये कह रहा है व्यवहारी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है, पहला इसमें हटा दिया है। दूसरा कहता है चेसिस से संलग्न करने के लिए बॉडियों के निर्माण। चेसिस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे गाड़ी बनती है, वो बेस होता है गाड़ी का। कोई भी गाड़ी बनती है तो उसका चेसिस जो होता है, उसका बेस होता है, उसी पे गाड़ी का डिजाइन तय किया जाता है। तो ये कह रहा है चेसिस जो नीचे ऐसे इस तरीके से लगा रहता है, कई कोई डिजाइन का हो सकता है, फिर उस पर बॉडी लगती है गाड़ी की। तो जो चेसिस से लग, इसमें लिखा है चेसिस से संलग्न करने के लिए बॉडियों का निर्माण करता है, जो जिसमें अपन बैठते हैं गाड़ी की, वो जिस बॉडी का निर्माण करता है वो डीलर की परिभाषा में आता है, जो गाड़ियों की कुल मिला के बॉडी बनाता है। बस इतना याद रखें आप कि जो गाड़ियों का बॉडी बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, वो व्यक्ति क्या आता है? वो व्यवहारी की परिभाषा में आता है। दूसरा कहता है मोटर यानों की मरम्मत। जो मोटर यानों की मरम्मत करता है, यानी गैराज वगैरह जो होते हैं जहां मोटर यानों की मरम्मत वगैरह की जाती है, वो भी डीलर की परिभाषा में आता है। अगला कहता है मोटर यानों के एडवांस पट्टा पर देने व विक्रय में लगाओ। जो मोटर यानों को विक्रय करता है, उनको पट्टे पे देता है ना, वो सब व्यक्ति भी काय की परिभाषा में आते हैं? डीलर की परिभाषा में आते हैं या व्यवहारी की परिभाषा में आते हैं। कुल मिला के जो मोटर यानों की बॉडी वगैरह का निर्माण करता है, उनकी मरम्मत का काम करता है ना, बॉडी का निर्माण करता है, काय की बॉडी, गाड़ी की, उनकी मरम्मत का काम करता है, मरम्मत का काम करता है, और साथ ही साथ विक्रय वगैरह या किराए से देने का काम करता है। विक्रय और किराए से, ये सभी मान लीजिए जो तीनों लोग क्या काय की परिभाषा में आते हैं, ये व्यवहारी की परिभाषा में आते हैं या डीलर की परिभाषा में आते हैं। विक्रय करता है, किराए से देता है कुछ समय के लिए, ये सब डीलर की परिभाषा में आते हैं। ये किराए वाला इसीलिए जोड़ा गया कि एक नया कॉन्सेप्ट चल गया अभी आजकल, बड़े शहरों में आ गया नया कॉन्सेप्ट कि अब गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप किराए से ले लो। जितने साल के लिए आपको लेना हो, आपको किस्त देना पड़ती है, बस किराए से दे दीजिए। और जब तक आपने 10 साल के लिए लिए, 15 साल के लिए आप ऐसे गाड़ी रखिए, उसके बाद जब आपका टाइम हो जाए आप गाड़ी कंपनी को लौटा दीजिए, है ना। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है अब। तो इसीलिए जो किराए वाला भी इसमें शामिल किया। विक्रय तो होते ही है, किराए पे भी आजकल होने लगा है। तो ये नया कॉन्सेप्ट की वजह से इसको शामिल किया गया, पट्टे पर दे देना आपको, है ना, और किराए पर दे देना। तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे? वो व्यक्ति भी डीलर की परिभाषा में शामिल होंगे। अब लिखा है ड्राइवर, 9वां। ये ड्राइवर की परिभाषा है। इसमें लिखा ड्राइवर के अंतर्गत किसी ऐसे मोटर यान के संबंध में जो किसी अन्य मोटर यान से चलाया जाता है, वह व्यक्ति भी है जो चलाए जाने वाले यान के
अनुचालक के रूप में कार्य करता है। तो ये कह रहा है ड्राइवर में, बस आप याद रखें अनुचालक, ड्राइवर में ड्राइवर तो होता ही है, लेकिन इसमें स्पष्ट किया कि ड्राइवर में जो अनुचालक होता है वो भी इसमें शामिल होता है, जो उसके संग लगा रहता है। जो इसमें लिखा है कि मोटर ड्राइवर के अंतर्गत किसी मोटर यान के संबंध में जो किसी अन्य मोटर यान से चलाया जाता है, वह व्यक्ति भी है जो चलाए जाने वाले यान के अनुचालन के रूप में कार्य करता है। जो अनुचालक के रूप में या जो उसका सहयोगी होता है ड्राइवर के संग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिंजर बोलते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी ड्राइवर की परिभाषा में आता है। तो ये कह रहा है कि ड्राइवर के संलग्न लगा हुआ व्यक्ति जो होता है, जो उसके साथ में रहता है, जो हेल्पर कह लो, ड्राइवर का जो लगा रहता है। आप देखते होंगे कि दो ड्राइवर नजर आते हैं आपको, एक ड्राइवर होता है, एक उसका क्लिंजर होता है, और एक कंडक्टर होता है गाड़ियों में। तो जो अनुचालक होता है वो भी ड्राइवर की परिभाषा में शामिल है, ये कहता है। ड्राइवर तो होता ही है, साथ ही जो अनुचालक होता है वो भी ड्राइवर की परिभाषा में शामिल है। और मोटरयान का क्या अर्थ है, जो अन्य मोटरयान से चलाया जाता है। मोटरयान का, अन्य मोटरयान का मतलब क्या है, अन्य मोटरयान, मोटरयान मतलब जो मोटरयान, गाड़ी तो होती है, गाड़ी में कोई इंजन होता है ना, जो इंजन से चलाई जाती है, जिसमें एक इंजन होता है जिससे गाड़ी चलती है, वो मतलब है इसका। ये मोटरयान का अर्थ क्या है, जो गाड़ी होती है जिसको किसी अन्य मोटरयान, मोटरयान मतलब कह रहा है जो इंजन वगैरह लगा रहता है, जिसमें जो मशीनरी लगी रहती है जिससे वो चलती है, वो अभिप्रेत है। और इसके साथ में जो अनुचालक वगैरह होता है, जो साथ में काम करता है, वो भी क्या कहलाता है, वो भी ड्राइवर की परिभाषा में आता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार क्या होता था, जब एक्सीडेंट हो जाता था तो ड्राइवर कह देता था कि भाई मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, बोले वो क्लिंजर चला रहा था, बोले ये थोड़ा वो पार्किंग वगैरह कुछ कर रहा था, बोले एक्सीडेंट हो गया। तो ड्राइवर की परिभाषा में वो भी शामिल किया गया, वो भी ड्राइवर माना जाएगा। अनुचालक जो होता है, उसका सहयोगी जो होता है, वो भी ड्राइवर की परिभाषा में शामिल होगा। देखिए, परिभाषा उन्हीं चीजों को दी जाती है जहाँ कंफ्यूजन होती है, और नॉर्मल चीजों की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसमें लिखा है कि अनुचालक को भी ड्राइवर की परिभाषा में माना जाएगा। इसके अलावा देखिए 9A कहता है चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। ये न्यू जो ड्राइवर होते हैं, रिफ्रेशर, उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। तो इंग्लिश में सही है इसका, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स है, जो चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम। पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये थोड़ा याद रखें, ये नया जुड़ा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा गया है अब चालकों के लिए। इसमें बस याद रखें कि धारा 19 की उपधारा 2A में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम, धारा कौन सी है, सेक्शन 19 की उपधारा 2, उपधारा 2A है, 2A में निर्दिष्ट कार्यक्रम, में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। ये चालकों के लिए ट्रेनिंग के लिए एक पाठ्यक्रम शामिल किया गया है कि जब भी आपको चालक अनुज्ञप्ति चाहिए होगी तो उसके लिए आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, उसके बाद आपको क्या दी जाएगी, चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। तो उसके लिए ये जोड़ा गया है, चालकों के लिए एक नया जोड़ा गया है नियम, कि चालकों के लिए छोटा सा एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जहां बेसिक चीजें उसको बताई जाएंगी, वो गाड़ी वगैरह चलाना सिखाई जाएगी। तो उससे जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम है ये, या इंग्लिश में कहते हैं ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। तो उनको एक छोटा सा कोर्स कराया जाएगा, वो कौन सा है, धारा 19 की उपधारा 2A के अधीन जो कोर्स कराया जाता है ड्राइवरों को, वो कोर्स विनिर्दिष्ट है। ये 8 क्यों लिख लिया, धारा 19 की उपधारा 2A के अधीन जो कोर्स कराया जाता है, वो कोर्स इसके अधीन अभिप्रेत है। तो ये याद रखेंगे, धारा 19, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कोर्स अभिप्रेत है, धारा 19 2A के अधीन जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है चालकों के लिए, वो कोर्स इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए 10वां क्या कहता है, 10वां कहता है चालक अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कह रहा है। चालक है, चालन अनुज्ञप्ति, सॉरी चालन अनुज्ञप्ति है, चालक नहीं, चालन अनुज्ञप्ति।
ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है कितने प्रदान किया जाता है। इसको देखिए, ये कहता है ड्राइविंग लाइसेंस या चालन अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाए जाने के लिए प्राधिकृत करती है। तो पहले तो याद रखें कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, अध्याय 2 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, ये याद रखना है कि चालन अनुज्ञप्ति का क्या अर्थ है? सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति इसमें शामिल है। लेकिन इसमें जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो शामिल नहीं है। इसमें लिखा है मोटर यान विद्यार्थी से, इसमें 10वां है, किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत नहीं है। तो इसमें जो लर्निंग लाइसेंस जो आपको कुछ समय के लिए प्रदान किया जाता है 6 महीने के लिए, तो वो इसमें शामिल नहीं है, चालन अनुज्ञप्ति में वो शामिल नहीं है। इसमें लिखा शिक्षार्थी के जो चालन या लर्निंग मतलब जो ट्रेनिंग के रूप में दिया जाता है, शिक्षार्थी के रूप में दिया जाता है, आपको कुछ समय के लिए दिया जाता है, जो कुछ समय के लिए प्रदान किया जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ समय किया जाता है, अनुज्ञप्ति प्रदान करती है। हेलो, इसमें शामिल नहीं है अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाती हैं। बोर्ड पे ज्यादा लाइट पड़ रही सर, दिखाई नहीं दे रहा है। अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाती हैं या जो लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। कुछ समय के लिए जो आपको लाइसेंस वगैरह जाते हैं टेम्परेरी रूप से, या कह लीजिए जो लाइसेंस आपको प्रदान किए जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। हेलो सर, बोर्ड पे लाइट ज्यादा पड़ रही है। क्या कह रहे हैं? लाइट पड़ रही है और सर धुंधला भी दिखाई दे रहा है सर हमें इसमें। बस अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा। लेकिन वो लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है तो वो दिखता नहीं है, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था बन नहीं पा रही लाइट की। देखिए 11 सेक्शन जो है 11 कहता है शिक्षा संस्था बस शिक्षा जो संस्था है उसके बस के बारे में कह रहा है कि भाई शिक्षा संस्था बस क्या होती है। 1 मिनट, ये सामने की लाइट और बंद कर। हाँ देखिए, शिक्षा संस्था जो बस है वो क्या है, ये कहता है शिक्षा संस्था बस से ऐसी कोई बस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका प्रयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारी वृंद के परिवहन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। तो ऐसी कोई बस जो शिक्षा संस्थाओं के नामों पर रजिस्ट्रीकृत होती हैं, जैसे कि विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं और उनके स्वामित्वाधीन ही होती हैं और उनके द्वारा ही उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बच्चों को ले जाना, स्टाफ जो होता है उनको लाना ले जाना, या कॉलेज से जुड़े हुए, स्कूल से जुड़े हुए जो भी कामों में वो लगी होती हैं, ऐसी बसें क्या कहलाती हैं? शिक्षा संस्था बस कहलाती है। तो ये तो सिंपल सी परिभाषा है कि शिक्षा संस्था बस केवल वही होती हैं जो स्कूलों के नाम रजिस्टर्ड होती हैं या कॉलेजों के नाम रजिस्टर्ड होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों को या उनके जो टीचर वगैरह होते हैं उनको ले जाया जाता है, या स्कूल से जुड़े हुए जो कृत्य में लगी होती हैं, ऐसी जो बसें हैं शिक्षा संस्था बस कहलाती। 12 देखिए, 12 क्या कहता है? किराए की बात कहता है कि किराए 12 कहता है किराए। देखिए, आपको कुछ बोलना हुआ करे तो पहले आप हाथ उठा के बोला करें, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता। जब माइक लगा लेता हूं तो केवल मेरी आवाज जाएगी आप तक, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आती। तो पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लो या फिर तो आप स्क्रीन पे आ जाओगे मेरे, है ना, उसके बाद आप बोला करिए, वरना मुझे पता ही नहीं पड़ेगा आप कौन क्या बोल रहा है।
देखिए किराए की बात कह रहे हैं, किराया क्या कहता है, किराए का दिखा हुआ है किराए, इसमें लिखा है किराए के अंतर्गत वे धनराशियां हैं जो किसी सीजन टिकट के लिए अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े के बाबत संदेह हैं। तो किराए में क्या क्या शामिल है, ये कह रहा सीजन टिकट, सीजन टिकट आते हैं, बस इतना याद रखना है कि किराए में क्या क्या शामिल है, सीजन टिकट, टिकट, सीजन टिकट शामिल है, 1 मिनट, अथवा ठेका गाड़ी के भाड़ा, ठेका गाड़ी का भाड़ा, ये 2 चीजें याद रखना है कि किराए में क्या क्या शामिल है, किराए में सीजन टिकट शामिल हो और ठेका गाड़ी का जो भाड़ा होता है वो शामिल है, बस इतना याद रखना है आपको कि किराए में क्या क्या शामिल है। किराए में वो धनराशियां शामिल हैं जो सीजन टिकट के रूप में वसूली जाती हैं आपसे या ठेका गाड़ी के जो भाड़े के रूप में वसूली जाती हैं, ऐसी धनराशियां इसमें शामिल है। किराए में कौन सी धनराशियां शामिल है, जो सीजन टिकट के रूप में आपसे वसूली जाती हैं या ठेका गाड़ी के रूप में आपसे वसूली जाती हैं, ऐसी जो धनराशियां हैं वो किराए के रूप में जानी जाएंगी। ठीक है, इसमें के बाद 12A और है, इसमें 12A कहता है स्वर्णिम घंटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको, ये अभी जोड़ा गया है 2019 में, इसको याद रखेंगे। स्वर्णिम, गोल्डन हॉर इंग्लिश में है, तो गोल्डन हॉर क्या है या स्वर्णिम घंटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद रखना। 12A में दिया गया स्वर्णिम घंटा, सोने का घंटा। ये देखिए लिखा है स्वर्णिम घंटे से अभिघात क्षति के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली कालावधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है। देखिए बिल्कुल वो समय अवधि कह दी कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी से होता है तो उस स्वर्णिम घंटा का समय कितना होता है, 1 घंटे का समय, एक्सीडेंट का 1 घंटा, घंटा है, एक्सीडेंट होने का 1 घंटा, एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटे का समय होता है वो स्वर्णिम घंटा कहलाता है। पहले तो आपको यह याद रखना है कि जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से लेके 1 घंटे तक का समय क्या होता है, स्वर्णिम घंटा कहलाता है, क्योंकि उस पीरियड में अगर आप, जिस व्यक्ति का भी एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसे उचित चिकित्सा मिल जाती है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, इसीलिए उसको स्वर्णिम घंटा कह रहे हैं, क्योंकि उस पीरियड में अगर उसको सही उपचार मिल जाता है, उसका चिकित्सकीय परीक्षण हो जाता है या उसका डॉक्टर मिल जाता है उसके लिए और उसका इलाज हो जाता है, इलाज प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो इसीलिए उसको स्वर्णिम घंटा का नाम दिया गया है कि भाई ऐसी अवधि, एक्सीडेंट होने से 1 घंटे की अवधि, ऐसी अवधि जब अगर उसे उपचार मिल गया होता तो वो व्यक्ति बच गया होता या बच सकता है। तो ऐसा ऐसा जो समय होता है, ऐसी जो समय अवधि होती है, उसको स्वर्णिम घंटे का नाम दिया गया है। तो ये याद रखेंगे कि एक्सीडेंट होने के कितने घंटे तक का समय स्वर्णिम घंटा माना जाता है, 1 घंटे तक का समय को स्वर्णिम घंटा माना जाता है, कि अगर ऐसे में उसको इलाज मिल गया होता तो वो व्यक्ति बच गया होता या बच गया है। तो ऐसा जो समय है क्या कहलाता है, स्वर्णिम घंटा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अब ये पूछा जा सकता है, 2019 में ही जोड़ा गया है इसको। तो स्वर्णिम घंटा जो है एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के बाद का समय कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखिए 13, इसको मिटा दें। चलिए, इसके बाद है 13, 13 है माल। 13 कहता है कि माल, माल में क्या क्या शामिल है, देखिए ये कहता है माल के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय, मतलब जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, जीवित व्यक्तियों के सिवाय छोड़कर, जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, को छोड़कर, मतलब जीवित व्यक्तियों को माल नहीं माना जाएगा, उनको पैसेंजर मानेंगे, माल नहीं मानेंगे, बोले गाड़ी में भर के जा रहा है, बोले माल जा रहा है, तो व्यक्ति माल नहीं होते, तो इसीलिए लिखा है जीवित व्यक्तियों को छोड़कर। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय यान द्वारा ले जाया जाने वाला पशुधन
तो इसमें क्या क्या शामिल है माल में? पशुधन, जो पशुओं को ले जाते हैं आप, पशु, क्योंकि पशुधन माने जाते हैं, है ना, ये तो आप जानते ही हैं कि पशु वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी मानी जाती है, धन माना जाता है, तो पशुधन इसमें लिखा है। और ज्ञान के मामूली तौर पर काम में आने वाले उपस्कर से भिन्न, जो जो यंत्र वगैरह इस्तेमाल आते हैं उनको छोड़ के, जो गाड़ी के संग लगे ही रहते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं उनको छोड़कर, कोई भी चीज किंतु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्तु या यान में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजी सामान इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये क्या कह रहा है? पशुधन या कोई भी चीज, कोई भी चीज, कुल मिला के जो या वाहनों के द्वारा जो कोई भी चीज का क्या कहते हैं परिवहन किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती, चाहे वो पशुधन के रूप में हो या अन्य किसी वस्तु या चीज के रूप में हो, वो माल की परिभाषा में आती है। इसमें क्या क्या नहीं आता? इसमें जीवित व्यक्ति नहीं आते माल की परिभाषा में। इसके अलावा जब यात्री यात्रा करते हैं तो अपने संग जो लगेज वगैरह ले जाते हैं वो माल की परिभाषा में नहीं आता। जो लगेज थोड़ा बहुत आप जब कभी यात्रा करोगे तो एक या दो बैग जो भी लेके जाते हो आप, तो वो माल की परिभाषा में नहीं आता। तो माल की परिभाषा में क्या आता है? माल की परिभाषा में जब आप ढुलाई कराते हो किसी यान से किसी चीज की, चाहे पशुधन के रूप में कराते हो या कोई चीज कोई वस्तु की आप ढुलाई कराते हो ट्रेन, है ना, वो सब माल की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि माल में क्या नहीं आता? जीवित व्यक्ति नहीं आते, और जो सामान होता है व्यक्तियों का लगेज के रूप में जब आप यात्रा करते हो तो वो लगेज या माल की परिभाषा में नहीं आता। और जो वाहन से जुड़े हुए जो सामान वगैरह होते हैं, जो उससे जुड़े होते हैं ट्रेलर वगैरह, वो भी जो है माल की परिभाषा में नहीं आते। तो बस माल में क्या आता है? पशुधन या कोई भी चीज आती है ना। तो इनने स्पष्ट कर दिया गया कि जीवित व्यक्ति नहीं आते, और यात्रा के दौरान जो आप बैग वगैरह ले जाते हो माल की परिभाषा में नहीं आते। इसके अलावा जो आप माल का परिवहन कराते हो वो सब माल की परिभाषा में आते हैं। 14 देखिए, माल वाहक वाहन की बात कहता है। माल वाहन, माल वाहन मतलब जो आपका माल को स्थान को ले जाता है, माल को, सामान को कह लीजिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान केवल सामान ले जाता है, वो व्यक्ति नहीं ले जाता, जिसको सामान ले जाने का काम है उसका वो। इसमें लिखा माल वाहन से ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है जो केवल माल ढोने के काम के लिए निर्मित या अनुकूलित है, या ऐसा कोई मोटर यान भी है जो ऐसे निर्मित या अनुकूलित नहीं है, उस दशा में अभिप्रेत है जबकि उसका उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता है। तो ये कह रहा है दो तरीके के वाहन इन्होंने मान लिए, एक तो जिनको बनाई इसलिए गया है कि वो माल ढोने के काम में आए, दूसरा ऐसे वाहन भी इसमें आते हैं जो माल ढोने के लिए बनाए तो नहीं गए लेकिन उनका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है, तो ऐसे वाहन माल वाहन कहलाते हैं। तो दो तरीके के वाहन इसमें शामिल कर लिए गए, एक तो वो है जो माल ढोने के लिए स्पेशली बनाए ही जाते हैं, जैसे कि आप ट्रक वगैरह मोस्टली काय के लिए बनाए जाते हैं, यात्रा के लिए तो बनाए नहीं जाते, माल ढोने के लिए बनाए जाते हैं, तो स्पेशली माल वाहन हो गए। और कुछ ऐसे यान होते हैं कि भाई बनाए तो नहीं गए थे माल ढोने के लिए लेकिन वो लोग उससे माल ढो रहे हैं, तो ऐसे वाहन भी क्या कहलाते हैं? ऐसे वाहन भी माल वाहन कहलाते हैं। जैसे कई लोग मॉडिफिकेशन करा के कोई चीज में गाड़ी में पीछे से करा लिया उन्होंने और उससे सामान ढो रहे हैं, तो वो वाहन भी इसमें शामिल होंगे। माल वाहन तो शामिल होंगे ही होंगे जो बनाए जाते हैं स्पेशली माल ढोने के लिए, इसके अलावा ऐसे वाहन भी शामिल होंगे जो माल ढोने के लिए नहीं बनाए गए लेकिन उनका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है। तो दो तरीके के हो गए वाहन, एक तो माल वाहन तो हो ही गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसे वाहन जिनका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है, जिनका इस्तेमाल। तो दोनों तरीके के एक वाहन हो गए, एक तो जो ऐसे वाहन हो गए जो माल वाहन के रूप में बनाए गए हैं, दूसरा ऐसे वाहन भी इसमें शामिल है जिनका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है, भले ही माल ढोने के लिए बनाया नहीं गया था लेकिन उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो माल वाहन की परिभाषा में आएंगे। देखिए 15वां कहता है सकल यान भार। सकल यान भार क्या कहता है? देखिए ये कहता है किसी यान की बाबत सकल यान भार से यान का कुल भार और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप से प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है भाई सकल भार का मतलब होता कुल भार, कुल भार क्या की बात कह रहा है कि भाई कुल भार क्या है। तो ये कह रहा है कौन सा है? 15वां कहता है किसी यान की बाबत सकल भार
से यान का कुल भार और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप से प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है पहली बात तो कि सकल भार का अर्थ है जो वाहन का कुल भार होता है, जो वाहन में जितनी वजन होता है ना, बताते हैं कि इतने वजन की गाड़ी है, तो जो टोटल भार होता है, जो उसका गाड़ी का जो भार है वो भार इसमें आता है। और आगे कहता है कि रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप से प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार, प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार, जो भी भार की देखिए एक संख्या निश्चित रहती है कि भैया इतना भार होगा गाड़ी में, प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार और रजिस्ट्रीकृत भार। तो प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार इसके अंतर्गत आता है, मतलब वाहन का जो कुल भार होता है वो, और जो प्रमाणीकृत प्राधिकारी होता है, रजिस्ट्रीकृत लिखा है, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार जो होता है वो इसकी परिभाषा में आता है। रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा जो भार को प्रमाणित किया गया है, हर गाड़ी का वेट, देखिए वेट भी होता है और वेट के हिसाब से गाड़ियों की क्या कहते हैं उसका टैक्स वगैरह सब वेट की वगैरह और लेंथ की वजह से तय होता है, गाड़ियों की लेंथ और उसका वेट, इसी के आधार पर गाड़ियों की कैटेगरी बनाई जाती है। हर गाड़ियों की कैटेगरी होती है उसकी लेंथ के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से। तो जो गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर लेंथ और उसके वेट के आधार पर ही तय किया जाता है। तो ये कह रहा है जो गाड़ी का कुल भार होता है और रजिस्ट्रीकृत जो प्राधिकारी जो होता है उसके द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार जो होता है उसके सकल भार में आता है। सकल भार मतलब कुल भार, ठीक है, बस आप इतना याद रखें, कुल भार, सकल भार रखेंगे कुल भार, बस इतना याद रखेंगे, गलत नहीं होगा। और प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा जो प्रमाणित किया जाता है भार वो इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए 16, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। 16 भारी माल यान, कौन सा है? भारी माल यान। 16 है भारी मालयान, ये थोड़ा याद रखना है, इसमें संख्या थोड़ी याद रखना है आपको। भारी मालयान से अभिप्रेत है ऐसा कोई मालयान जिसका सकल यान भार या ऐसा ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का लदान सहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। ये याद रखेंगे आप, ये संख्या जो है आपको याद रखना है, 12,000 किलोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारी माल वाहन माल यान जो है, यान है ये, भारी माल यान क्या है, कौन सा माना जाएगा? सकल भार का मतलब हो रहा है जो उसमें लदा हुआ है माल सहित, खाली वाहन के खाली वाहन जो वाहन है उसके जो वेट की बात नहीं कह रहा है, जो उसमें सामान लदा हुआ है उसके सहित, उसमें 12,000 किलोग्राम से अधिक का भार है। कोई भी वाहन हो सकता है, रोड रोलर भी इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें ट्रैक्टर और रोड रोलर जो होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। ट्रैक्टर हो चाहे रोड रोलर हो, जिससे जमीन पे जो एकसा करने के लिए चलाए जाते हैं ना, रोड रोलर जमीन को एकसा करने के लिए, वो भी इसमें आते हैं। तो भारी माल वाहन का अर्थ क्या है? कुल मिला के बस आपको इतना याद रखना है, जिसका कुल भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। यही पूछा जाएगा आपसे कि भारी माल वाहन के या मालयान के अंतर्गत क्या आते हैं? जिनका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है। कुल वजन मतलब जितना उसका वजन प्लस उसमें जो सामान लदा है उसका वजन, दोनों का वजन मिला के कह रहा है वो। ऐसा नहीं कि केवल वाहन का वजन अलग और उसका अलग, नहीं, पूरा वजन उसका जो है उससे अधिक हो जाता है। अगर उसमें लदान के बाद उसका वजन 12,000 से ऊपर हो जाता है तो वो भारी माल यान के रूप में जाना जाएगा। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। 12,000 किलोग्राम से ऊपर के जो भी वाहन होंगे वो भारी माल यान के रूप में जाने जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इक्कू जी हैंड उठाया था, इक्कू जी ने। इक्कू जी लदान रहित लिखा है सर, नीचे लिखे लदान रहित लिखा है, लदान रहित। लदान रहित है कि लदान सहित है? रहित सॉरी, है, लदान रहित लिखा है, ठीक है। बिना लदान के। लदान सहित नहीं लिखा, लदान रहित लिखा है, बगैर लदान के कह रहा है, ठीक है। तुम ये कुल क्या कहते हैं उसका वेट कह रहा है आपका, लदान रहित लिखा है, सहित नहीं, मैंने सहित पढ़ लिया उसे। लदान रहित लिखा है, ये लदान रहित वाहन है, मतलब कुल जो वेट है ये काय का है? ये वाहन का वेट है। 12,000 किलोग्राम से ऊपर का जो वेट है वाहन का वो क्या कहलाएगा? लदान रहित लिखा है।
तो लदान रहित मतलब केवल केवल और उसका वेट है, किसका वेट है, ये आपके यान का, जो यान होता है या वाहन होता है उसका वेट है। तो जो उसका केवल उसका वेट है, लदान रहित, रहित शब्द आया उसमें, ठीक है। तो लदान रहित पूछा है, तो ये कुल वजन किसका है, यान का वजन है, और किससे अधिक होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऐसा भारी यान कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 17वां कहता है भारी यात्री मोटरयान, संख्या वही है, देखिए बस इसमें सब में आपको यही याद रखना बस, है ना। भारी जहां शब्द आया वहां 12,000 किलोग्राम से अधिक है तो वो भारी में आएगा, चाहे वो आपका भारी मालयान हो, चाहे वो भारी यात्री मोटरयान हो। इसमें लिखा भारी यात्री मोटर यान, संख्या केवल यही है, तो ये याद रख लिया आपने तो आपको भारी याद हो जाएगा, क्योंकि 12,000 किलोग्राम से ऊपर है तो भारी है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है भारी यात्री मोटर यान से अभिप्रेत है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई बस जिसका सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। तो यहाँ भी वही भार की बात कह रहा है कि जिनका भार 12,000 से अधिक है, 12,000 से अधिक है, वो भारी यात्री मोटर यान के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो आपकी लोक, क्या क्या लिखा है 17वां है, चाहे वो आपकी स्कूल बस हो, शिक्षा संस्थान की कोई बस हो, या कोई मोटर टैक्सी हो, कार हो, जिसका भार कुल मिला के 12,000 किलोग्राम से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगी, भारी यात्री मोटरयान कहलाएगी। तो बस इतना याद रखना है आपको, तो ये वाली संख्या अगर आपने याद रखा तो आपको याद हो जाएगा। बाकी याद रखना है 16 में जो है आपका भारी मालयान की परिभाषा दी गई हो, और 17 में दी गई है भारी यात्री मोटरयान की परिभाषा। तो जो यात्रियों के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वेट की बात बस आपको वेट याद रखना है कि जिसका 12,000 किलोग्राम से अधिक का वेट है वो आपके भारी यात्री मोटरयान की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। 18वां आपका जो है समाप्त कर दिया गया है। अब लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात कह रहा है 19, देखिए 19 तो और देखिए, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या लर्निंग लाइसेंस के बारे में कहता है 19, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देखिए क्या कहता है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के बारे में, ये थोड़ा याद रखना कि 19 में है शिक्षार्थी। लाइसेंस कहाँ है वो याद रखना है आपको, बाहरी वाहन कौन कौन से होते हैं वो याद रखना है, कुछ परिभाषाएं जो आपको याद रखना है। इतनी पढ़ तो पूरी है अपन, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको इसमें याद रखना है, जैसे कि देखिए रूपांतरित यान की परिभाषा थोड़ा याद रखना है कि भी रूपांतरित कहाँ है। उसके बाद जो समुदाय सेवा वगैरह है ये जुड़ी हुई है, ड्राइवर कहाँ है, व्यवहारी कहाँ है, ठेका गाड़ी कहाँ परिभाषित है, आपकी चालन अनुज्ञप्ति कहाँ है। इसके बाद स्वर्णिम घंटा जो पूछा गया जोड़ा गया है वो आपको याद रखना है ना। ये सारी चीजें आपको कुछ परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। लर्निंग लाइसेंस वाली जो अभी अपन पढ़ेंगे ये याद रखना, भारी मालयान और भारी यात्री मोटरयान ये सब आपको परिभाषा है इसकी याद रखना है कि कहाँ है, 19 में है कि 20 में है कि 18 में 17 में कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो इसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है। तो देखिए अनुज्ञप्तियां जो दी जाती हैं अध्याय 2 के ही अधीन दी जाती है, पहले तो ये याद रखें। जहां भी अनुज्ञप्ति की बात करेगा तो आपको याद रखना कि अध्याय 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति क्या कहलाती है। जो भी अनुज्ञप्ति की बात कर रहा तो अनुज्ञप्तियां अध्याय 2 में दी जाती हैं, तो ये याद रखेंगे अध्याय 2 में अनुज्ञप्ति दी जाती है। तो अध्याय 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी वाहन लिखा है कोई भी मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्णन का कोई मोटरयान हो सकता है, उसके लिए जो उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है किस उद्देश्य से, ताकि वो उस वाहन को चला सके। उसके लिए जो अनुज्ञप्ति मोटर वाहन चलाने के लिए जो उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है अध्याय 2 के अधीन, ऐसी अनुज्ञप्ति क्या कहलाती है, ऐसी अनुज्ञप्ति शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कहलाती है या लर्निंग लाइसेंस
कहलाता है। देखिए पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद परमानेंट बनता है। तो लर्निंग लाइसेंस कुछ समय के लिए होता है, 3 महीने 6 महीने, अब तो 3 ही महीने के बाद हो जाता है। 3 महीने या 6 महीने की जो भी अवधि है, तो उस अवधि के लिए आपको क्या किया जाता है, एक लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है, उसके बाद परमानेंट बनता है। तो ये कह रहा है कि लर्निंग अनुज्ञप्ति क्या है, जो अध्याय 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वाहन को चलाने के लिए या किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के वाहन, विनिर्दिष्ट मतलब कोई स्पेशल वाहन चलाने के लिए आपको प्रदान की जाती है, ऐसी जो लाइसेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कहलाता है। 20 और देख लीजिए, 20 देखिए, 20 कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन मतलब जो आपको अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखा है वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अध्याय 2 या अध्याय 3 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त है, ये याद रखना है। अध्याय 2 और 3। अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन है? अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा व्यक्ति है जो अध्याय 2 या 3 के अधीन आपको क्या दे सकता है, लाइसेंस देता है या अनुज्ञप्तियां प्रदान करता है आपको। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अनुज्ञापन प्राधिकारी कहलाता है। जो अध्याय 2 या 3 के अधीन आपको अनुज्ञप्ति प्रदान करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अनुज्ञापन प्राधिकारी कहलाता है। इसमें कितनी परिभाषाएं? 49 परिभाषाएं हैं इसमें। 1 मिनट, 2-3 और देख लीजिए, अभी टाइम है थोड़ा। देखिए 21A, 21A कहता है विनिर्माण। ये सिंपल है, इसमें कोई खास नहीं। विनिर्माण, इसमें लिखा है सॉरी विनिर्माण नहीं है, विनिर्माता है, विनिर्माता। विनिर्माता जो बनाता है, विनिर्माता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यानों के विनिर्माण में लगा हुआ है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जो मोटर यानों को बनाता है, उसके बनाने में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? विनिर्माता कहलाता है। विनिर्माता कौन है? ऐसा व्यक्ति। में हल्का मोटर यान है सर, 21 में हल्का मोटर यान। 21 में हल्का मोटर यान है? अच्छा वो अभी रह गया ना, अभी मैं बाद में कर दूंगा वो। 21 चलिए ठीक है, 20 कर दिया, ठीक है ठीक है। देख लीजिए पहले, 21 रह गया थोड़ा। विनिर्माता कौन है? विनिर्माता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यानों का विनिर्माण में लगा हुआ है। ठीक है, विनिर्माता कौन है? जो मोटर यानों के विनिर्माण में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? विनिर्माता कहलाता है, जो उसके निर्माण में लगा हुआ है। 21 रह गया, ठीक कह रहे हो, 21 रह गया था। 21 कहता है हल्का मोटर यान। 21 में है हल्का मोटर यान। वहां आपने 12,000 किलोग्राम पढ़ा था भारी का, यहाँ आपको 7,500 7,500 किलोग्राम, बस ये याद रखना है। यही आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, हल्का भारी की जो वेट है, इसका वेट ही याद रखना है बस आपको, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, इससे अधिक जो भार होता है, इसमें लिखा है हल्का मोटर यान से अभिप्रेत ऐसा कोई परिवहन या यान या बस जिसमें किसी का सकल यान भार, ऐसी मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 7,500 ग्राम से अधिक नहीं है। ये कह रहा है अधिक नहीं है, इससे अधिक नहीं है। देखिए उसमें क्या था कि 12,000 किलोग्राम से अधिक है, यहाँ क्या कह रहा है कि भैया इसमें 12,000 था ना पहले, 12,000, हाँ 12,000 किलोग्राम से अधिक था, और ये कह रहा है कि इससे अधिक नहीं है। अगर इससे अधिक नहीं है, हल्का कम माना जाएगा जब उसका वजन जो है 7,500 किलोग्राम से नीचे का होगा, उससे कम होगा, तो ऐसा जो यान है वो हल्का मोटर यान कहलाएगा। हल्का मोटर यान क्या कहलाएगा? जिसका वजन 7,500 किलोग्राम से नीचे का होगा, वो हल्का मोटर यान कहलाएगा। जो सामान्यतः आपकी जो छोटी मोटी गाड़ियां होती, कारें वगैरह छोटी वाली, वो इसके अंतर्गत आती है ना, बड़ी नहीं, छोटी वाली जो आती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये कह रहा है हल्का मोटर यान किसके अंतर्गत आएगा? जिसका वजन 7,500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो वो क्या आएगी परिभाषा में? आएगा हल्का मोटर। तो कम है, अधिक ना हो, या कह लीजिए इससे कम, 7,500 किलोग्राम से कम वेट वाले जो वाहन है वो हल्के मोटर यान की परिभाषा में आएंगे। अब देखिए बड़ी टैक्सी की परिभाषा और देख लीजिए, 22 कहता है बड़ी टैक्सी।
इसमें संख्या के आधार पर तय किया गया है कि बड़ी टैक्सी कौन सी होगी, छोटी टैक्सी कौन सी होगी। तो इसमें जो है संख्या के आधार पर जो है, एक मिनट, संख्या के आधार पर क्या किया गया है, तय किया गया है कि भाई बड़ी टैक्सी और छोटी टैक्सी कौन सी होगी। देखिए 22 ही है। 22 कहता है बड़ी टैक्सी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक किंतु 12 से अनधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। तो बस आपको यह याद रखना है कि 6 से अधिक और 12 से कम, ये संख्या याद रखना है, 6 से अधिक और 12 से कम, क्योंकि 12 से अधिक हो जाए तो बस ही बन गई। तो बड़ी टैक्सी क्या है, जिसमें 6 से तो अधिक ज्यादा 6 से ज्यादा लोग बैठते हैं लेकिन 12 से कम लोग बैठते हैं। ड्राइवर को इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, ड्राइवर इंक्लूड नहीं करती कोई भी कंपनी जो जब बनाती है, तो ड्राइवर इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ड्राइवर सीट जो है तो उसमें इंक्लूड नहीं, पैसेंजर को इंक्लूड किया जाता है कि कितने पैसेंजर आएंगे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि जिसमें 6 से अधिक लोग बैठते हैं और 12 से कम लोग बैठते हैं, ऐसी जो गाड़ियां हैं वो बड़ी टैक्सी के रूप में जानी जाएंगी। जैसे 7 सीटर बोला जाता है ना, तो 7 सीटर जो गाड़ियां हैं वो एक तरीके से बड़ी, उसमें जो ड्राइवर की सीट कुल मिला के इंक्लूड नहीं किया। आप तो बस इतना याद रखें कि ड्राइवर को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा सीटों में। तो जिसमें 6 से ज्यादा, ड्राइवर को मिला के 6 से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं और 12 से कम लोग बैठते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये बड़ी टैक्सी कहलाएगा। बस आपको याद रखना 6 से अधिक और 12 से कम, ड्राइवर शामिल इसमें नहीं होगा, है ना, ड्राइवर को नहीं जोड़ा जाएगा, ड्राइवर सीट जो होती है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जिसमें 6 से अधिक लोग और 12 से कम लोग बैठते हैं वो बड़ी टैक्सी कहलाएगी। अब देखिए 23 और देखिए, 23 कहता है मध्यम मालयान। मध्यम मालयान क्या कहता है, ये इसमें लिखा मध्यम मालयान से हल्के मोटरयान या भारी मालयान से भिन्न कोई माल वाहन अभिप्रेत है। तो ये कह रहा हल्के यान और भारी यान से भिन्न, दोनों से, हल्के और भारी, हल्के और भारी मतलब जो भी इन दोनों की परिभाषा में नहीं आता, ना हल्के की परिभाषा में आ रहा ना भारी की परिभाषा में आ रहा, इन दोनों से भिन्न जो होता है वो मध्यम माल यान कहलाता है। मतलब बीच का, जो हल्के की परिभाषा में भी नहीं आता और जो भारी की परिभाषा में भी नहीं आता, जो इन दोनों के बीच में आता है वो क्या कहलाता है, वो मध्यम माल यान कहलाता है। तो ये याद रखें, जो हल्का और भारी के बीच में जो आते हैं वाहन वो मध्यम माल यान कहलाते हैं। ये इसमें 23 में कहा गया है। अब बाकी 24 है, ये कल ही देखेंगे, है ना, क्योंकि एक दूसरा बैच भी पढ़ाना है अभी। ठीक है, तो 23 तक ही रहने दीजिए, बाकी कल देखेंगे, कल खत्म कर लेंगे परिभाषाएं इसकी और फिर आगे पढ़ेंगे इसको, है ना, इसको आराम से पढ़ेंगे। चलिए।